हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कल जो केमिस्ट्री का पेपर है 12th क्लास का वह हुआ है एमपी बोर्ड का। ठीक है ना। तो मेरे पास ये सेट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देख पा रहे हैं क्लास हमारी जो 12th है उसका हाफ ईयरली एग्जाम का जो 25-26 का पेपर है केमिस्ट्री का। आइए बच्चे उसको सॉल्व करते हैं। इसके जो मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके ना। चलिए, तो एक बात और ध्यान रखेंगे, पेपर बढ़िया शानदार मॉडरेट आया है इस बार, और एनुअल एग्जाम का भी आपका बहुत ही शानदार पेपर आने वाला है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव मैच करेंगे उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि आपके आंसर कितने सही हुए हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए ताप पर समान परासरण दाब। अब देखिए आंसर आपको यही मिल रहा है, समान परासरण दाब वाले दो विलयन क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों समपरासरी। आपको ध्यान रखना क्या कहलाएगा, ये समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अगला देखेंगे, एल्यूमिनियम की बात की गई है। ये जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में एक मोल हेतु कितने फेराडे आवेश की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है 3 फेराडे। आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 फेराडे। फिर हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। ये जो नहीं वाले वर्ड होते हैं ना, इन पे आप बहुत अच्छे से फोकस कर लिया करें। तो इसका राइट आंसर है बच्चों स्कैंडियम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर है स्कैंडियम। फिर हम बात करेंगे यहाँ से FeC2O4 3 प्लस में Fe की जो है उपसंयोजन संख्या कितनी है, ऑक्सीजन संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं C2O4 इसकी तो होती है -2। आपको ध्यान रखना है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका निकल के आएगा 6। कितना बच्चों निकल के आएगा आपका आंसर, यहाँ से 6 निकल के आएगा। क्लियर हुआ। तो ये आपके यहाँ से क्या थे, हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, हमारे सही विकल्प है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है बच्चों एथिलीडीन क्लोराइड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा जेम डाई हेलाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, ये जेम डाई हेलाइड है। फिर हम बात करेंगे यहाँ से अम्लीय शक्ति बढ़ाने का क्रम। अब अम्लीयता बढ़ने का जो सही क्रम है बच्चों, सी आंसर इसका राइट आंसर है। सबसे पहले क्या होगा, इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। ओके, तो इथेनॉल के बाद में क्या आएगा, फिनॉल, एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक अम्ल। ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग फिलिंदा बैलेंस की, खालिस्तान की। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास क्या है, कुछ जो फिलिंदा बैलेंस आए हैं वो हैं। सबसे पहले आप देखेंगे सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हो X=L/A। ये भी आपको सेल स्थिरांक की यूनिट जो होती है वो भी आपको याद रखना है, सेंटीमीटर इनवर्स। यदि कभी आपसे पूछते हैं तो ये होता है सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन हमसे पूछा गया है सेल स्थिरांक का सूत्र। तो इसका राइट आंसर बच्चों होता है X=L/A। फिर यहाँ से आप देखेंगे आपको एक समीकरण दिया गया है, इसके अभिक्रिया की कोटि आपको बताना है, तो इसका आंसर निकलेगा 2। तो आप लोग जानते हो इनकी जो पावर होती है, घात होती है, उसको आपको जोड़ना था, सॉल्व कैसे करना था आपको शायद मालूम होगा। यहाँ से देखिए कितना है 1/2। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 दोनों को जोड़ना है। ये कितना है आपका 3/2। तो इसको आप ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हमारी 2 निकल के आती है। Zn की बात करेंगे तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो संकरण है वो DsP2 पाया जाता है। संकरण भी आपको आना जरूरी है। फिर एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी या मैजेंडा, यहाँ पे आप मैजेंडा भी याद रख सकते हैं। तो गुलाबी या मैजेंडा ये आपको ध्यान रखना है, कलर देता है। विटामिन B6 के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। टोटल विटामिन में से किसी का भी नाम पूछ लेते हैं, B1 B2 B3। तो रथिक ट्रॉफी, इसी मैंने आपको ये करवाया भी था, पूरे से ट्रिक होती है। चलिए अब हम यहाँ से बच्चों बात करने वाले हैं हमारे जो ट्रू फॉल्स आंसर है, सत्य असत्य की बात करेंगे। तो देखेंगे मोलरता ताप के साथ परिवर्तित होती है, ये असत्य होता है। मोलरता की बात करेंगे तो मोलरता ताप से प्रभावित होती है, जबकि मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती। मोलरता ताप से प्रभावित इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें आयतन की प्रधानता होती है, सारे बच्चों को मालूम है। अब देखेंगे डेल जी व विद्युत वाहक बल का संबंध डेल -NFe होता है, तो ये सही होता है। लेंथेनाइड की तुलना में आपको ध्यान रखना है, जो एक्टिनाइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपको मालूम है, अभिक्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। आप सारे बच्चों को ये पूरे आंसर भी मालूम अच्छे से होंगे, है कि नहीं। अगर हैं तो आप लोग मुझे बताएं कैसे होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, सही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है ये असत्य है।
क्योंकि देखिए धातु के नाम के में जो अणु लगने बाद में एट लगाया जाता है तो ये सही है, लेकिन ये कब लगाया जाता है, जब हमारा जो संकुल होता है ये ऋणात्मक होगा तो एट लगाया जाता है, लेकिन अभी ये ऋणात्मक नहीं है। लगभग सभी एंजाइम गोलाकार प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये गलत है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कैसा होता है, ये समानुपाती होता है। कैसा होता है, ये समानुपाती होता है। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती दिया है तो ये गलत आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ से हमारे जो मैच द कॉलम है सही जोड़ियों की बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले वाटर है, तो आप जानते हो जल की मोलरता और मोलरता दोनों कितनी होती है, 55.6 होती है। 0.5 आंसर होगा तो ये सही माना जाएगा। आयरन की बात करें लोहे की, तो लोहे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है, 26 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एल्डोहेक्सेस की बात करेंगे तो ये ग्लूकोज होता है, आपको ध्यान रखना क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। अल्फा हाइड्रोजन बीन एल्डिहाइड की बात करें तो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, आपको एक रिएक्शन भी मिलेगी। और लास्ट में हमारा ये, तो इसकी जो सह संयोजन क्षमता है, उप सह संयोजन क्षमता ऑक्सीजन संख्या पर निकल के आती है 6। तो आपके राइट आंसर ये हो जाते हैं। ओके चलिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे वन वर्ड्स की। तो हमारे वन वर्ड्स और आप चेक करेंगे। देखिए अब हेनरी का नियम आपसे पूछा है, वह व्यंजक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो हेनरी के नियम हम जानते हैं कि स्थिरता पर क्या होता है, किसी भी विलेय गैस का जो द्रव्यमान है उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। पी इक्वल क्या हो जाएगा, KH और हमारा X हो जाता है। आर्यनीय समीकरण की बात करेंगे तो K इक्वल AE, इसकी पावर होती है -EA/RT। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। AE क्या है, यहाँ पर आवृत्ति कारक होता है। EA क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखेंगे परमाणु क्रमांक जो हमारा 25 के लिए चुंबकीय आघूर्ण की यदि आपको गणना की बात करें तो इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको यहाँ से जो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा शायद बच्चों। यहाँ से देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि 25 की हम बात करेंगे तो हमारा जो 25 किसका होता है आपको मालूम है। मैं बता दूँ आपको यहाँ पे Mg मैग्नीशियम क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको ये आंसर पूरा करके दिखा रहा हूँ, है ना, समझना आप इसको, क्योंकि आपको ये चीज़ आना जरूरी है। तो चुंबकीय आघूर्ण आपको मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर 25 हुआ और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो आप देखेंगे लास्ट में 3d5 निकलेगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो कितना निकलता है 3d5। जब 3d5 निकलेगा तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5। जब 5 हो जाएंगे तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 5 निकल कर आएगी। आपको ध्यान रखना है कितनी निकल कर आएगी, 5। और चुंबकीय आघूर्ण की यदि हम फार्मूले की बात करेंगे तो इसका फार्मूला कितना होता है आपको पता होगा शायद। रूट के अंदर यहाँ पर आएगा n और ब्रैकेट में आपको आता है n+5। ये चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला जिससे आपको निकलना है। तो अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके क्या करेंगे 5, यहाँ पर भी 5 और प्लस क्या होगा आपका 5। सारे बच्चों को मालूम होगा। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो कितना निकल कर आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा बच्चों। यहाँ से आपको ध्यान रखना है √35। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, हमारा नंबर 3 वाले का। ओके बच्चों चलिए, अब हम बात करेंगे नंबर 4 की। इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। IUPAC का कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसका चयन करते हैं। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं या फिर यहाँ से काउंट करेंगे। इनको हम नंबरिंग करते हैं 1, 2 और 3। तो 3 है तो मतलब प्रोपेन आएगा। 2 पे आप देख पाते हैं क्या जुड़ा है, मेथेन जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सी है हमारा कौन सा, ईथर ग्रुप है, तो ऑक्सी ऐड करते हैं, इसलिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों 2 पे जुड़ा है। 2 मेथॉक्सी मेथेन है तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और लास्ट में बच्चों बात करेंगे ये वाली जो रिएक्शन है आपको कंप्लीट करना है। तो एरो के बाद ये C है, ऑक्सीजन हट जाएगी बच्चों, H इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH2। कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से प्लस हम H2O और यहाँ से लिख सकते हैं, अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे। ये हमारा पूरा पेपर का बच्चों सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर यहाँ से आए होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि आपकी कितने मार्क्स यहाँ से इन ऑब्जेक्टिव्स में आ रहे हैं। बाकी इसमें जो भी रिएक्शंस वगैरह हैं, और मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड आपको कराऊँगा। ओके बच्चों, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।